बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 यौम करारदाद पाकिस्तान, जिसे करार दिया गया जब पाकिस्तान का मरकज़ी ख्याल लाहौर के मंटो पार्क के अंदर पेश किया गया। तमाम अहले वतन को पाकिस्तान के मरकज़ी ख्याल का दिन, करारदाद पाकिस्तान का दिन मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एनर्जी के मुतबादिल ज़राए के हवाले से दुनिया भर में बहस हो रही है। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली का बड़ा नारा लगा रहा है, एजेंडा लेकर चल रहा है, लेकिन सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में सोलराइजेशन को डिसक्रेडिट किया जा रहा है, डिसओन किया जा रहा है और एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है कि जिसमें सोलर सार्फिन परेशान है कि वो बिजली को जो पहले 27-28 रुपए के अंदर हुकूमत को ग्रिड पे दिया करते थे, अब तकरीबन 10 रुपए में देंगे। क्या मामला है? क्या ये जो बात मैंने पहले की है ये मेरिट पर है या मेरिट के खिलाफ है? प्रोग्राम में जायजा लेंगे। इसके साथ साथ IMF प्रोग्राम के करीब पाकिस्तान पहुंच चुका है। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले दिनों में? पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया कि जब रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी कोई ना कोई रियायत देने के लिए IMF तैयार नजर आता है। मेरे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेह साहब, माहिर मईशत है। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, 4-5 चीज़ों पे आज आपसे ज़रूर बात करनी है, लेकिन इब्तिदा सर IMF प्रोग्राम से करें। क्या ये स्टाफ लेवल मुआहदे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं? तो अगर हम देखें कि हमने हासिल क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि एक आम आदमी को तो यही समझ में आती है कि हम IMF से पूछ के हर चीज़ करने लग गए हैं कि भाई लाइट जला लें, लाइट बंद कर दें, सोलर पे टैक्स लगा दें, सोलर से टैक्स हटा लें, रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दे दें, उनसे हटा लें। तो इतना अगर हम टाइट किसी मामले के साथ हैं कि इतनी कॉम्प्लाइंस के अंदर हैं, तो उसका हमें फ़ायदा कुछ हुआ है, होना है? आने वाले वक्तों में दावा दुरुस्त है कि हम ये आखिरी प्रोग्राम की तरफ होंगे? IMF ऐसा होना देगा? क्योंकि एक तबका ऐसा है जो समझता है कि IMF ऐसा होना भी नहीं देगा। शुक्रिया। आपकी आखिरी बात से मैं आगाज़ करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम हम मुकम्मल तौर पे लेटर एंड स्पिरिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी शायद चंद प्रोग्राम पाकिस्तान को लेना होंगे, क्योंकि जो हमारा इस वक्त एक्सटर्नल डेट है वो काफ़ी हद तक अनस्टेबल है और उसके लिए हमें IMF का जो एक छतर छाया है वो चाहिए होगी। अब IMF की वजह से क्या खोया, क्या पाया? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो तो यही है कि एक दिवालिया होने से बच के, आपको याद होगा कि जो एक PDM की गवर्नमेंट थी, केयर टेकर सेटअप से पहले, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको ज़ाती तौर पे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ी थी स्टैंड बाई फैसिलिटी के लिए। पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल दिवालिया होने से सिर्फ घंटों की मुसाफत पे था और उस स्टैंड बाई एग्रीमेंट की वजह से हमने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल गया। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसकी वजह से एक अचीवमेंट है वो रुपए का स्टेबल रहना है। हमने देखा कि एक वो दौर भी था जबकि रुपया जो है वो रोज़ाना, जब हम सुबह उठ के अखबार खोलते थे, TV लगाते थे, तो पहली खबर यही होती थी कि आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर इतने % खो चुका है। तो पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कि रुपया जो है वो एक 278-280 रुपये के एक रेंज बाउंड उसकी कदर है डॉलर के मुकाबले में, जिसने एक थोड़ी सी सर्टेनिटी हमारी मईशत में ला दी। वरना मुझे याद है कि उन दिनों में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त से मेरी मुलाकात हो रही थी, जिनका ये कहना था कि जी आप फिनांस मिनिस्टर साहब को जाके ये कन्वे कर दें कि रुपया जो है वो बेशक 400 रुपये डॉलर कर दें, लेकिन हमें बता दें कि ये 6 महीने रेट यही रहेगा, ताकि हम अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स को देख सकें कि किस रेट पे हम अपनी इंपोर्ट करेंगे या किस रेट पे हम अपने एक्सपोर्ट करेंगे। इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी थी और ये सारा कुछ करने के लिए IMF जो है वो आपसे सिंपल ये कहता है कि अगर आप उधार ले रहे हैं तो आप उसको चुकाएंगे कैसे, कर्ज को अदा कैसे करेंगे, क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे या अपने अखराजात कम करेंगे। और वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो अपने आमदनी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है कि वो टैक्सेशन मेजर्स की तरफ इशारा करती हैं कि कौन कौन से नए टैक्स लगाएंगे, किन सेक्टर्स को टैक्स में लेके आएंगे जो पहले से टैक्स नहीं अदा कर रहे, और ख़र्चे कहाँ से कम करेंगे। और जब आप ये तय कर लेते हैं, और ये हमारी आम जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है, अगर हम किसी से उधार लेने जा रहे हैं, कर्ज लेने जा रहे हैं, तो वो खा वो बैंक है या खा वो
हमारा दोस्त है वो हमसे यही जानना चाहेगा कि अच्छा इसको लौटाने का तरीका क्या होगा और कहाँ से होगा, और IMF भी यही जानना चाह रहा होता है। और यही वजह है कि फिर हमें उससे पूछना पड़ता है कि क्या हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें से टैक्स इतने % कुछ कम कर सकते हैं, क्या हम बिजली पे सब्सिडी देने के काबिल होंगे, क्या हम पेट्रोल पे सब्सिडी देने के काबिल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो IMF का फौरी सवाल होता है कि अच्छा अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस एक्सपेंस को मीट कहाँ से करेंगे, कहाँ से आप नए रेवेन्यू के मौके जो है वो पैदा करेंगे कि आप इसको कंपनसेट कर सकें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि IMF और पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की जगह उनके दरमियान चलता है। अच्छा सुलरी साहब, रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से आज ही खबर आई है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो उसको विद होल्डिंग टैक्स में भी कुछ रिलीफ मिलेगा जो बायर होगा उसको, और इसके साथ साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी जो है उसको भी कुछ कम किया जाएगा। तो 2-3 इकदाम इस तरह के हों, 2-3 और ऐसे मेजर्स हों तो हम अपने रियल इस्टेट सेक्टर को चला पाएंगे, क्योंकि हम अगर आम तौर पर किसी से बात करें तो ये कहता है कि रियल इस्टेट तो ठप हो गया। मेरा ख्याल हमें दो चीजों में फर्क रखना चाहिए, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक है रियल स्टेट सेक्टर। हम दोनों को मिक्स करके और फिर उन दोनों के लिए कुछ जो है आसानियां लेने की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेफिनेटली उससे रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, उससे घरेलू ज़रूरियात जो हैं वो लोगों की पूरी हो रही हैं, उससे मुईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है। रियल स्टेट सेक्टर जो है अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन से अलहदा कर देते हैं तो वो सिर्फ फाइलों की खरीदो फरोख्त रह जाता है, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त रह जाता है, जो कि इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि उसको कुछ अरसे के लिए होल्ड करें और फिर उसको प्रॉफिट पे आगे बेच दें। और IMF या कोई भी जो आपको साहिब मशवरा देने वाला होगा, अगर आप उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रिलीफ की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिलीफ लेना ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके कि हम उसको रियल स्टेट सेक्टर के रिलीफ की बात करें। रियल स्टेट सेक्टर पे जो अभी गैर मुसद्दका इतलात आ रही है, और मैं गैर मुसद्दका इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे साथ सामने IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं आया जिसमें कि इसकी डिटेल होगी, मेमोरेंडम ऑफ एक जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। लेकिन जो रिलीफ दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कि 1% के करीब विद होल्डिंग टैक्स में सेलर को रिलीफ है, 1% के करीब जो है वो उसमें सेल्स टैक्स पे रिलीफ है, एक्साइज ड्यूटी पे सॉरी रिलीफ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी शायद इसकी वजह से थोड़ी सी कोई चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर हम सिर्फ फाइलों की मूवमेंट देखना चाहते हैं तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है उस तरीके से वो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, और इस वक्त हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना चाहिए। अच्छा सुलरी साहब, विंडफॉल टैक्स बड़ी उसमें जो है वो क्वांटिटी के अंदर यहाँ बड़ा अमाउंट उसका जो है वो रिसीव हो गया है बैंकों से, तो उसका बुनियादी सबब ये निकला है कि जी सिंध हाई कोर्ट में जो हुक्म इम्तना था, स्टे ऑर्डर था, वो ख़त्म हुआ है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत कुछ ऐसा प्लान करेगी कि वो तमाम चीज़ें जो कोर्ट्स के अंदर फंसी हुई हैं, अगर वो FBR को उस पर क्लियरेंस मिलती है, FBR उसके ऊपर जल्दी प्रोसेस होता है तो FBR को कोई फ़ायदा हो सकेगा या कोई मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो सकेगा? हुकूमत इस तरफ कुछ सोच रही है, कुछ इतला है आपके पास? ये जो 2 रिलीफ मिले हैं सिंध हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, 23 बिलियन रुपए का और 11.5 बिलियन रुपए का, जाहिर है कि वो कोर्ट ने एक मेरिट पे फैसला दिया होगा और उसने तमाम हकायक जो हैं वो देखे होंगे। इससे जो सिर्फ इन 2 केसेस से सबक निकलता है वो ये है कि अगर हुकूमत अपनी कानूनी और जो टेक्निकल टीम है उसको स्ट्रेंथन कर ले तो वो कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकती है और उस आर्गूमेंट को विन कर सकती है, अगर वाकईतन जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दे। और अगर ये ऐसा हो तो शायद जो बाकी बहुत से स्टेज हैं उनमें भी हुकूमत या FBR जो है वो कहीं ना कहीं पे अपना मौक़िफ़ कामयाब जो है वो कामयाब तरीके से डिफेंड कर सके। हो सकता है कि यहाँ पे उसके पास मेरिट नहीं है, वहाँ को डिफेंड ना भी कर पाए, लेकिन कम से कम
अगर ये केसेस जो है कोर्ट्स में एक्सपेडाइट होना शुरू होते हैं और हुकूमती साइड जो है वो तैयारी करके जाती है, तो कम से कम वो अपने केस को प्लीड करने के काबिल तो हो, और उसके बाद अदालतें जाहिर है कि केस के मेरिट के हिसाब से उनका फैसला कर रही हूँ। सर, हुकूमत की कोई विल आपको नज़र आती है कि वो चाहती है कि फास्ट ट्रैक पे इन केसेस के फैसले हों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू रुका हुआ होता है इसकी वजह से? जी बिल्कुल, ये नज़र आ रहा है। इसकी तरफ 12 जो है आला सतही इजलास में बात भी हुई, इस पे आला सतही लेवल पे बयानात भी दिए गए, और अब ये इन 2 केसेस के बाद ये काफ़ी क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट इस मामले पे, और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि अगर आप सिंपल इसी वजह से स्टे ऑर्डर चल रहे थे कि सरकारी वकील पेश ही नहीं होते थे या सरकारी वकील तैयारी करके नहीं आते थे, तो कम से कम अगर अब सरकार जो है वो अपनी तैयारी के साथ आए तो इनमें से बहुत से केसेस जो हैं उनका फैसला हो सकता है। ठीक हो गया। सर साहब, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं मौजू आपके पास जो है वो नाज़रीन की खिदमत में भी और आपके लिए भी पेश कर जाता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली का एक तरफ नारा लग रहा है, हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज़ें उठ रही हैं, मौसमियाती तब्दीली की हुकूमत बहुत बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब सोलर के ऊपर जो है वो जो रिलीफ कह लें या सोलर के लिए जो पॉलिसी थी वो तब्दील की जा रही है। तो सूरत हाल बनेगी क्या एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब मुल्क में ज़राअत के लिए पानी भी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं है? दोनों मामलात के ऊपर सुलैरी साहब से तज्ज़िया लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आबिद कयूम सुलैरी साहब मेरे साथ बोल रहे हैं। सुलैरी साहब, एक जानिब मौसमियाती तब्दीली का बड़ा हम नारा बुलंद करते हैं, पूरा एजेंडा लेकर आते हैं, दुनिया भर से कहते हैं कि जो रुके हुए फंड्स हैं वो भी दे दें, हर फर्द जो है वो मौसमियाती तब्दीली के ऊपर बात करता है, बड़ा हमने एनवायरनमेंट के ऊपर बात करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन सर दूसरी जानिब सोलर की जो पॉलिसी आई है इसके ऊपर लोग हैरान परेशान हैं कि ये सोलर लगा के फ़ायदा ज़्यादा है या सोलर ना लगाने का फ़ायदा ज़्यादा है? तो आपको क्या लगता है सर, इसके मुहर्रिक क्या हैं? क्या हुकूमत आने वाले दिनों में इस पर कोई रिव्यू करेगी? क्या इसका कोई वैलिड पॉइंट है कि ये बिल्कुल ठीक काम किया गया है, या जिस तरह से एक पॉपुलर नैरेटिव होता है कि लोग तो कहते हैं टैक्स भी ना लो, बिल्कुल वैसे ही जो है वो सोलर के मामले को भी हम ले सकते हैं कि ये सिर्फ पॉपुलरिज्म है कि हम कहें कि सोलर के ऊपर कोई सहूलत मिलनी चाहिए? देखिए, 2 गलत पॉलिसीज़ जो हैं वो मिलके एक सही पॉलिसी नहीं बन सकती। पहली जो पॉलिसी थी IPPs एग्रीमेंट, और हम सबको मालूम है अब कि उनमें फ्लॉस थे, और वो जो टेक और पे वाली जो पॉलिसी थी कि जब आप उनसे बिजली खरीदें या उनको पैसे दें, उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का जो एक बोझ बन गया, वो यकीनी तौर पे गलत पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन अब उस कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को उतारने के लिए एक दूसरी गलत पॉलिसी का जो सहारा लिया जा रहा है, सोलर पैनल में से नेट मीटरिंग को रिवर्स करके ग्रॉस मीटरिंग पे आने की जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि वो भी उतनी ही फॉल्टी है जितनी कि IPPs के साथ मुआहदात फॉल्टी थे। और उसकी वजह मैं सिर्फ पाकिस्तान में जो सोलर पैनल के कंज्यूमर्स हैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, या सिर्फ एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ये 2 फ़वाइद तो हैं ही, हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने के लिए, जो हमारे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन है वो भी बिजली के बिलों के सताए हुए उन्होंने अपने लिए एक सोलर पैनल पे इन्वेस्टमेंट जो है वो करना गनीमत समझा, बजाय इसके कि वो एक अनरिलायबल ग्रिड से बिजली लेते रहे। लेकिन उसकी एक और जो वजह है जिस पर पाकिस्तान में बात बहुत कम होती है, वो है यूरोप ने एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत यूरोप में आने वाली तमाम इंपोर्ट्स पे 2023 के इख्तिताम से एक टैक्स शुरू कर दिया है, जो कि 2026 में मजीद उसका दायराकार वसी हो जाएगा कि जो भी मसनूआत यूरोप में जाएंगी कहीं से भी दुनिया में, उनकी पूरी सप्लाई चेन का कार्बन एमिशन लेवल चेक करना होगा, और अगर वो कार्बन एमिशन लेवल यूरोप में बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसके कार्बन लेवल से ज़्यादा होगा तो उस पर कार्बन टैक्स आयद कर दिया जाएगा। और अगर 2026 के बाद इसमें टेक्सटाइल सेक्टर या हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आ जाती है, अभी तो वो इसमें शामिल नहीं है। 6 सेक्टर जो शामिल हैं उनमें एल्युमिनियम है, स्टील है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन है। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एक्सपोर्टर
चूंकि वो फॉसिल फ्यूल पे उन मसनूआत को पैदा कर रहा होगा, फॉसिल फ्यूल पे वो ज़रूरी अजनास जो हैं वो उगाई जा रही होंगी, तो एक नतीजा ये निकलेगा कि उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स जो है वो हमारी एक्सपोर्ट को नॉन कम्पिटिटिव बना देगा। अच्छा, अगर ये सिर्फ यूरोप तक मामला होता तो चले थोड़ी देर के लिए हम इस पर सब्र कर लेते, लेकिन जिस तरीके से दुनिया में इस वक्त एक टैरिफ वार शुरू हो गई है ट्रंप के आने के बाद, तो ये सिर्फ यूरोप में सी बैम नहीं, इंग्लैंड भी अपना, यूके अपना सी बैम लेके आ रहा है, चाइना अपना सी बैम तैयार कर रहा है, और ट्रंप साहब को तो अल्लाह मौका दे टैरिफ लगाने का। तो हम एक ऐसे जो ट्रेड रजीम की तरफ देख रहे हैं 2026 में, जिसमें कि हर जगह सिर्फ इस बात पे टैरिफ लग जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फॉसिल फ्यूल पे बनी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं बनी। तो ऐसे में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी के हाथ बांध रहे हैं उस मौके पे, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त एक रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने की तैयारी कर रही है। तो हमें इदराक है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस एक बुरे तरीके से हम इसमें फंस चुके हैं और हमें इससे निकलना है। IMF के साथ बातचीत में इस बात पे भी जो है वो मामला डिस्कस किए जा रहे हैं कि क्या कुछ 1.2 ट्रिलियन रुपीस के लगभग क्या कमर्शियल बैंक से कुछ कर्जा लेके इनको वंस फॉर ऑल कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को कहीं पर पार किया जा सकता है, और उसके लिए सार्फिन का ग्रिड से बिजली लेना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसका हल ये नहीं कि हम सोलर एनर्जी को ख़त्म करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यही निकलेगा कि सार्फिन जो हैं वो ग्रिड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का वही असर होगा जो कि इस वक्त PTCL का है। एक ज़माना था कि हमारे बड़े जो थे वो अपनी दो जनरेशन इस बात पे लगा देते थे कि अच्छा घर में टेलीफोन कनेक्शन लग जाए। बिल्कुल, हम भी उसी जनरेशन से हैं सलरी साहब, हम तो इंतजार करते थे टेलीफोन वाला कब आएगा और लगाएगा, बहुत छोटे 93 और आज ये दौर आ गया है कि PTCL कनेक्शन लोगों ने ख़त्म कर दिए घरों में, फिक्स लाइन कनेक्शन। तो इसी तरह से क्या हम ये चाह रहे हैं कि अपनी एक और फॉल्टी पॉलिसी की वजह से एक ऐसे दौर में दाखिल हो जाएं जिसमें कि लोग लिथियम बैटरीज लगा लें सोलर पैनल्स के साथ और अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। तो वो मेरा ख्याल है एक ज़्यादा आज से अगर आप चंद सालों बाद देखें तो ज़्यादा बुरा फैसला होगा इस बजाय इसके। मुझे तो सलेह साहब कोई सोलर टास्क फोर्स बनती दिखाई दे रही है, बल्कि सोलर फोर्स बनती दिखाई दे रही है जो लोगों के घरों में चेक करेगी कि किसी घर में सोलर है तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाए। मुझे तो ये लगता है पाकिस्तान में शायद ऐसा ना हो। यकीनन एक वो इसी तरह का गलत फैसला होगा जैसा कि IPPs का साथ फॉल्टी मुआहदात किए गए थे, और हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। जो एक ट्रेंड है वो उसको आप बदल नहीं सकते, वक्त के धारे को बदल नहीं सकते। पूरी दुनिया इस वक्त सोलराइजेशन पे जा रही है, पूरी दुनिया में सोलर्स पे सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसके रेट को कम किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। और हम इसको अगर वक्त के धारे को वापसी की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक हो गया सुरेश साहब, एक आखिरी चीज़ पे तबसरा कर दीजिएगा। सर, पानी की किल्लत है मुल्क में इस वक्त, कोई बारिशें शायद उतनी ज़्यादा नहीं हुई, डैम्स तो माशाल्लाह पाकिस्तान में कंसेंसस ही नहीं हो पाता कि डैम्स बनने नहीं बनने, तो आने वाले दिनों में कोई फूड सिक्योरिटी के मसाइल आपको दिख रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी कल असम्बली में तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी कोई कहत ना पड़ जाए सिंध के अंदर, उनको ख़तरा था। जी अल्लाह ना करे, यकीनी तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के जो पहले 2 क्वार्टर्स की जो GDP रिलीज़ की गई है, मार्च की अभी रिलीज़ होगी, जो दिसंबर तक की थी, वो हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह एग्रीकल्चर में कमी है। कपास की फसल जो है वो तकरीबन 40% हम पैदावारी हदफ से पीछे रहे। गंदम की फसल जो है उसमें भी को बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त नहीं की गई थी, वो स्पोर्ट प्राइस ख़त्म होने की वजह से उस पर भी यही आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद पैदावारी हदफ पूरा नहीं होगा। और ऐसे में पानी बारिशों का ना होना, डैम्स का ना बनना, और पंजाब में जो नई पॉलिसी शुरू की जा रही है सोलर ट्यूबवेल्स की, अगेन वो एक फॉल्टी पॉलिसी है। मुझे सोलर ट्यूबवेल पे इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो हमारा आबपाशी का निज़ाम है उस पर इख्तलाफ है। सोलर ट्यूबवेल के साथ फिर हमें एफिशिएंट
इरिगेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अगर हम उसमें फ्लड इरिगेशन और वही खाले और नक्के वाला सिस्टम लेके आएंगे तो फिर तो किसान के पास कोई इंसेंटिव नहीं कि वो पानी को प्रिजर्व करे, और ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है ये उसी तरीके से आइंदा आने वाले चंद सालों में पंजाब में नीचे चली जाएगी, जैसे कि बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स पे फ्लैट सब्सिडी दे के हमने बलूचिस्तान में पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका हाल किया था। तो हमें एक बड़ी इस पूरे वाटर सेक्टर के लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज पॉलिसीज बनाना होगी, जिसमें पानी की कंजर्वेशन भी है, पानी की बचाव भी है, आबपाशी के जदीद तरीकों को अपनाना भी है, और उन फसलों को से शिफ्ट करना जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं। यानी अगर पूरी दुनिया में राइस जो हैं वो ड्राई कल्टीवेशन पे लगाए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में ये जो इतना ज़्यादा पनीरी में को पानी चाहिए उसको शिफ्ट उससे करना होगा। उसकी जगह हमें ड्रिप इरिगेशन या वीडी साइड पे जाना होगा। इसलिए पानी खड़ा किया जाता है कि जड़ी बूटियां ना होंगे, तो जड़ी बूटियों के तल्फ करने का और मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे बजाय इसके कि उसको पानी खड़ा करके मारे, क्योंकि पानी जो है वो एक नायाब कमोडिटी बनती चली जा रहा है। और ये हम बाकी सारी चीजें तो इंपोर्ट कर लेंगे, पानी और हवा तो हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते, और ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको कि जिंदगी को चलाने के लिए इनका साफ सुथरा होना और इनका मुहैया होना मुनासिब मिकदार में ये बहुत अहम है, और उसी पे इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सुलेरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली खिज़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अली खिज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब और अवैस लगारी साहब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर द ट्विटर और दीगर सोशल मीडियम्स के ऊपर, और गुफ्तगू हो रही है सोलर की नई पॉलिसी के ऊपर कि जहाँ हुकूमत नेट के बजाय ग्रॉस में सोलर सार्फिन को चार्ज करना चाहती है। बहुत सारी वर्किंग्स आ रही हैं, इक्वेशंस आ रही हैं। कोई कहता है कि जी इसके बाद लोग सोलर क्यों लगाएंगे, कोई कहता है कि जी सोलर लगाएंगे तो 2 साल के बजाय 4 साल में जो है वो सोलर अपनी कीमतें पूरी कर लेगा। फिर एक ये भी थ्योरी मार्केट के अंदर आ रही है कि जब सोलर की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर फ़र्क आएगा तो सोलर सस्ता हो जाएगा, और नतीजे में जो है वो आपकी क़ुव्वत ख़रीद इस बात की इजाज़त देगी कि आप सोलर ख़रीद लें। तो सर, ये सारी थ्योरीज़ के अंदर आपको दुरुस्त क्या लगता है? क्या हुकूमत सोलराइजेशन के ख़िलाफ़ जो दुनिया भर में हो रही है कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई है कि जो सोलराइजेशन को रोक देगी, या लोग फिर भी सोलर लगाएंगे? सोलर वारा खाएगा नहीं खाएगा, बहुत सारे सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन मरकज़ एक ही है सर। देखिए, बात यह है कि कहीं से हुकूमत की ये पॉलिसी सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं है, कहीं से हुकूमत की ये पॉलिसी ऐसी नहीं है कि दुनिया में अनोखी पॉलिसी है। इस वक्त भी ये सोलराइजेशन की जो, तो देखिए आप इसको इस तरह समझिए कि दुनिया भर में सोलराइजेशन का स्टार्ट को पिछले 15 साल 12 साल से हुआ। पाकिस्तान भी इस मद में अपनी पहले पॉलिसी 2015 में लाया था। उस वक्त सोलर की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त अडाप्टेशन कम थी, तो उस वक्त हमने इंसेंटिव भी दिए थे। स्टेट बैंक की तरफ से एक वो भी थी, एक बायबैक स्कीम भी अच्छी थी, और वो इंटरेस्ट रेट भी उस पर लो मिलता था, तो लोगों ने सोलर लगाया। थोड़ा थोड़ा करते बढ़ते रहे। तकरीबन वो सारे को करते करते जून 2024 तक तकरीबन 1,30,000 लोगों ने सोलर लगाया था कि इलेक्ट्रिक के बायर एनटीटीसी के सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद बिजली बहुत ज्यादा सस्ती हो गई और सोलर की बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई और सोलर बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, तो लोगों ने उसको डबल अप कर दिया और वो तकरीबन 2,83,000 तक की सोलर यूजर आ चुके हैं। दुनिया भर में पॉलिसीज चेंज होती हैं सोलर की वक्त के साथ। पाकिस्तान में भी बुनियादी एक रीजन सोलर की पॉलिसी चेंज होने का था, जो मेरे ख्याल में 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब हुई है, बहरहाल हो गई है। आप अमेरिका के अंदर देखें, अमेरिका के अंदर अगर कैलिफोर्निया में जाएं तो आज वहां पे पे बैक पीरियड पाकिस्तान की नई पॉलिसी के बाद भी 4-5 साल का पे बैक पीरियड है, वहां पे इससे ज्यादा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में जिधर सोलर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, वहां पे जब आप ग्रिड को वापस बिजली भेजते हैं तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं एक सर्टेन टाइम के ऊपर। जब पीक आवर होता है तो उसके ऊपर पीक टाइम होते हैं जिसके ऊपर उसको आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप सोलर ग्रिड में भेज रहे होते हैं तो आप उसमें ग्रिड की रिलायबिलिटी, ग्रिड की अंदर उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। ग्रिड के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, तो जो कि जिसकी वजह आप बनते हैं। दूसरी बात, आप पीक आवर पे जब लोड ले रहे होते हैं तो वो ग्रिड आपके लिए वो लोड लेके बेस लोड लेके खड़ा होता है, उसकी कैपेसिटी पे कर रहा होता है, तो ये कर रहा था।
मेरे ख्याल में हुकूमत की ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, और ये पॉलिसी यानी कि ग्रिड के मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने चाहिए, इतनी बहस होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ आती ये जो आपने नाम लिए हैं मिफ्ता साहब के, और इनकी क्यों बहस कर रहे हैं इस पे? मतलब ये कोई बात करने वाली नहीं है कि इस पे बहस करें। बिल्कुल ठीक पॉलिसी, एक और पॉलिसी एक थी वो चेंज कर दी उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कोई नहीं किए, जिस तरह आईपीपीज के ऊपर तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिए, यहाँ पे तो नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो गए। जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है चलता रहे, इसमें क्या, व्हाट इज द फस अबाउट इट? तो आप खामखा की मीडिया टेंशन है और कुछ भी। अली खिदर साहब, आप ये कहते हैं कि अगर आप ग्रिड को बिजली वापस कर रहे हैं तो फिर आपको ग्रिड की मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करने होंगे, मैं सही समझा? जी बिल्कुल वही बात है ना, तो आपको पे करने होंगे। इस वजह से जो पॉलिसी रिवाइज हुई है अभी भी उसमें कंज्यूमर का बहुत फायदा है, क्योंकि ग्रिड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रिड की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रिड को आपको स्मार्ट और अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज आप पीक और ऑफ पीक आवर्स में एकदम सप्लाई आती है, फिर सप्लाई जाती है, और जितना सोलर ऐड होता जाएगा उतना ही होगा। दूसरा, सोलर कौन सा गरीब आदमी इस्तेमाल करता है यार? ये सारे डीएचए के लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना को सोलर और लग जाएगा? कराची में तो हाई राइज बिल्डिंग्स है, कराची में कितना सोलर लगेगा? आगे मुल्क में जितनी डेवलपमेंट होगी हाई राइज होगी, ये तो कनाल के घर है, जिसके पास 2 कनाल के घर हैं, जिसकी छत पे जगह है, वो लगा सकता है, वो लगा रहा है, और उसने लगा लिया है। तो सर ये जो इतना क्या, मुझे नहीं समझ आती। तो मौसमियाती तब्दीली का एक तरफ हम नारा करते हैं, दूसरी तरफ फिर डीसोलराइजेशन से लोग इसको ताबीर कर रहे हैं। तो आप जो गुफ्तगू आपसे बताई हुई, तो आप इस थ्योरी के मुखालिफ है कि आप समझते हैं कि डीसोलराइजेशन की पॉलिसी ही नहीं है? देखिए जी, आपके मुल्क में इस वक्त तकरीबन आपके 18 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है, उसमें से 4.5 गीगावाट के इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स को मिला के जो है नेट मीटरिंग है। यानी कि इस वक्त 25%, 26% आपकी जो 20% थी 6 महीने पहले, यानी जून में, वो 26% हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा नेट मीटरिंग बढ़ी है पिछले 6-8 महीने में। तो अभी भी 26% जो आपका सोलर मुल्क में लगा हुआ है वो नेट मीटर का है। 75% जो सोलर लगा हुआ है वो तो नेट मीटर नहीं है, वो तो ग्रिड से नहीं है, वो अपना बनाता है, अपनी बेचता है, ना वो ग्रिड को बेचता है ना करता है। तो ऐसे डीसोलराइजेशन वाली बात है, खामखा की हवा में छोड़ दी बात। अभी भी लोग सोलर लगाएंगे, अभी भी चलता रहेगा, और जो ग्रिड के बाहर है वो उसी तरह चलता रहेगा, और ग्रिड वाले भी उसी तरह चलेगा। वो थोड़ा बैटरी में भी आना शुरू हो जाएंगे और होता रहेगा। कोई डीसेलराइजेशन की पॉलिसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, और सोलर आता रहेगा। और ये एक सस्ती चीज है, रिन्यूएबल चीज है, एनर्जी एफिशिएंट है और क्लीन एनर्जी है, बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन आपने ग्रिड के ऊपर जो इतनी मेंटेनेंस चार्जेस होती है, इतनी कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है, तो ये पॉलिसी भी बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिसी भी ठीक है, और इससे कोई डीसेलराइजेशन नहीं होगी। ठीक है। अली खिदर साहब, हुकूमत बिजली की कीमत कम करना चाहती है, क्या ये आने वाले दिनों में कुछ मुमकिन नजर आएगा? क्योंकि ये भी जवाब उठाया गया कि जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा इस दफ़ा जो है वो कमी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकी, उसकी भी एक रीज़न ये थी कि हुकूमत बिजली में रिलीफ देना चाहती थी। तो अमली तौर पर क्या नज़र आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल हुकूमत करना चाह रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी, अखबार में कहीं था कि जी प्राइम मिनिस्टर 8 रुपए की बिजली कम करेंगे। 8 रुपए तो सैचुरेटेड है, 8 रुपए तो नहीं होगा, 3-4 रुपए होगा। जैसे आपने बताया कि जी अभी इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें जो है उन्होंने कम नहीं की, और उसमें 10-10 रुपए का उन्होंने टैक्स फी लीटर बढ़ा दिया है। वो जो 10-10 रुपए का टैक्स फी लीटर बढ़ा दिया, उससे आपको अगले महीने में 1.5 रुपए तक की बिजली की कुशन मिल जाएगी कम होने का। अगर वो हर महीने ये 10 रुपए एक्स्ट्रा रखेंगे तो 1.5 रुपए वो हर महीने रहेगा। फिर उसके अलावा आईपीपीएस के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट किए हैं, 1 रुपया 30 पैसे, वो कम हो जाता है। उसके अलावा लटरम बटरम थोड़ा बहुत कर आके कुछ 3.5-4 रुपए बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको वो टैक्सेस जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा रखने पड़ेंगे। दूसरा, आपकी ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चूंकि नीचे आ रही हैं, उससे जो फ्यूल सरचार्ज वो जो होता है एफसीए होता है वो नीचे आ रहा है, फिर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, उससे क्यूटीए नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल बिजली की कीमत उस वजह से थोड़ी सी कम हो रही है। तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं हो पाएगी, नजर आ रहा है आपको कि आने वाले वक्तों में हुकूमत यकमुश्त कोई जो सर्कुलर डेट है खासतौर पर तवानाई के शोबे का, इसको खत्म करने के लिए कोई यकमुश्त पेमेंट के लिए जारी है? देखिए जी, सर्कुलर डेट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक उसका फ्लो होता है जो ग्रो कर रहा होता है, और एक उसका स्टॉक होता है जो खड़ा होता है। हुकूमत जो बुनियादी चीज कर रही है वो स्टॉक को करने की चाह रही है। 2013 में भी याद होगा, इसहाक डार साहब जब आए थे, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने आते साथ कुछ तकरीबन 500 बिलियन के करीब सर्कुलर डेट को खत्म कर दिया था, उसका स्टॉक खत्म कर दिया था, पर फ्लो उस तरह चलता रहा, और आज देखें कि वो सर्कुलर डेट कितना बड़ा खड़ा हुआ है।
तो अभी भी अगर हम इसका 1.2 ट्रिलियन का आगे जो कहा जा रहा है कि उसका स्टॉक खत्म करते हैं, तो वो तो रिफॉर्म तो नहीं होगा, फ्लो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे होगा कि कंपनीज की लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी, उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी, उससे वो कंपनीज की वैल्यूएशन बेहतर होगी और स्टॉक मार्केट के अंदर लोग छलांगे ज्यादा मार रहे हैं इस वजह से। लेकिन अभी इस पे इसका एक प्रपोजल इन्होंने आईएमएफ को दिया था, आईएमएफ ने इनिशियल प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अब रिवाइज प्रपोजल आईएमएफ के पास है जिसपे अभी तक आईएमएफ ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो अभी वो रिजेक्ट होता है या पास होता है, इसके बारे में कोई तयशुदा बात नहीं है कहने की। बहरहाल स्टॉक मार्केट के लोग में ये खामखा की ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये आईएमएफ अप्रूव कर चुका है। आईएमएफ ने अभी तक इसको ना अप्रूव किया है ना रिजेक्ट किया, और इंतजार कर रहे हैं कि वो इस पर क्या करे। चलें, बहुत शुक्रिया अली खिदर साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।